आपने करना क्या है, देखें ये जो फर्स्ट नंबर है ये बेसिकली ये जो भी सिंबल लिखा है ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा सेट है। सेकंड जो है ये शो करेगा बाइनरी ऑपरेशन को। आपने यानी इस क्वेश्चन में चेक करना है कि नेचुरल नंबर्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है इनमें से क्या है। ठीक है, तो आप वन बाय वन इसी तरतीब से प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, इनकी तरतीब नहीं आपने चेंज करनी। ठीक है जी, ऊपर से नीचे वन बाय वन, 1 2 3 4 इस तरह आना है। तो सबसे पहले देखें कि दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो नेचुरल नंबर आता है, इसका मतलब है ये क्रोयर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एंड एडिशन एसोसिएटिव होती है। हम कहां तक पहुंच गए जी? सेमी ग्रुप सेमी तक। ग्रुप। ठीक है, अब एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। जीरो। क्या जीरो नेचुरल नंबर में मौजूद है? नहीं सर। नो नहीं सर। है, तो ये सेमी ग्रुप से अब आप आगे नहीं जा सकते। इसका करेक्ट आंसर है सेमी ग्रुप। ये ग्रुप भी नहीं है, बिलियन ग्रुप भी नहीं है, मोनोइड भी नहीं। समझ आ गई बात की कैसे चेक करना? जी सर। ठीक है, सिंपल सा तरीका बता दिया और यही मेथड हर सेट के ऊपर वैलिड है। जो मर्जी आपको सेट गिवन हो, चले मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सेट अब मैं लिख रहा हूँ जी इंटीजर्स। अब आप बताएंगे कि ये क्या है, आपने इसी तरह चेक कर लेना। ठीक है, क्या चेक करेंगे? सबसे पहले देखें कि इंटीजर्स अंडर एडिशन क्लोज होते हैं। यस, दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है। एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन की यस। आइडेंटिटी जीरो है, वो इसमें मौजूद है। हर इंटीजर का एडिटिव इनवर्स भी इंटीजर होता है। ठीक है, 5 का -5, 3 का -3। ठीक है, और एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होती है। सो दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। क्यों जी, समझ आ रही है बात की? जी सर। यस सर। ये बिलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, चलें अगले पेज पे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा जी कि रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन इज, यही ऑप्शंस हैं। अब वन बाय वन चेक करते हैं। दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर रियल नंबर आएगा? यस, तो क्लोज हो गया, इसका मतलब है ये ग्रुपॉइड तो हो गया। लेकिन हमने देखना है कि हमारा अल्टीमेट आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो ग्रुपॉइड हो गया। अब बताएं मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। यस, तो ये सेमी ग्रुप भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? वन। मोनोइड है। वन होती है, मोनाइड हो गया। कोई रियल नंबर लें, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रियल होता है। क्या ये बात ट्रू है? सर जीरो के केस में नहीं है। हाँ, जीरो के केस में नहीं है, और जीरो तो हमने लिखा हुआ है, हमने ये तो नहीं कहा कि जीरो को निकाल दो। यस सर। सो इसका मतलब है कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी फेल हो गई, वहां तक हम नहीं जाएंगे। हम कहेंगे दिस इज मोनोइड। हाँ, ये ग्रुप कब बनेगा? अगर हम रियल नंबर्स को यूं लिख दें कि भाई ऑल रियल नंबर्स अंडर कंसिडरेशन लाएं लेकिन जीरो को इसमें शामिल ना करें। सो दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। अब ये एक एबिलियन ग्रुप है। समझ आइए जी बात की? क्यों जी, क्लियर है? यस सर। तो इन दिस वे आप किसी भी सेट को चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? जैसे ऑर्डर ऑफ अ सेट होता है उसी तरह ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होता है कि जितने उस ग्रुप में एलिमेंट है, अगर वो ग्रुप हो। ठीक है, अगर वो ग्रुप हो तो वो फिर उसका ऑर्डर आप कह देंगे कि इसका ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी ऑर्डर आप कह सकते हैं। ठीक है, और अगर वो ग्रुप नहीं है तो फिर ऑर्डर वाली बात उसके लिए मीनिंगलेस हो जाएगी। वो सिंपल ऑर्डर ऑफ अ सेट तो हम कह सकते हैं कि जिसमें इतने एलिमेंट है सेट में, लेकिन हम ये नहीं कह सकेंगे कि इस ग्रुप में इतने एलिमेंट हैं। ठीक है जी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सेट अंडर एडिशन ग्रुप हो सकता है या अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर डिवीजन कोई सेट ग्रुप नहीं होता। याद रहेंगी बातें? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर डिवीजन कोई सेट जो है वो कभी भी ग्रुप बन सके। आखिरी बात, अगर किसी सेट में 0 और 1 दोनों आ जाएं तो वो अंडर एडिशन ग्रुप हो सकता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, और अगर 0
है, सॉरी 1 है और 0 नहीं है, तो फिर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। जैसे देखिए आपसे पूछा जाए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज एन abelian group with respect to A option addition, B option subtraction, C option multiplication, D option division। पहली बात कि अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कोई सेट ग्रुप नहीं होता, ठीक है जी। अब दो बातें, दो चॉइसेस हैं, या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो देखें इसमें 0 नहीं है तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, 0 होगा तो अंडर एडिशन ग्रुप होगा। और एक सेट एक वक्त में एक ही ऑपरेशन के अंडर ग्रुप हो सकता है, दो के अंडर ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। या अंडर एडिशन होगा या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर चलिए, आई होप सो कि ये बातें आपको याद रहेंगी। यानी हो ये छोटा सा हमारा टॉपिक जो है ये रहता था, तो इसको हमने फिनिश कर दिया जी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, ठीक है जी। मीनवाइल आप अपना टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपको प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने टेस्ट की डिस्कशन नहीं की तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट की डिस्कशन आप तब भी कर पाएंगे तो बेटा आप उनसे रब्ता करें, उन्हें फोन करें, बार बार करें, सारे लोग मिलके फोन करें, ठीक है जी, अगर टेस्ट नहीं आया। यस सर। ठीक है जी। चलो, चैप्टर 3 में हमारा जो मेजर टॉपिक है जी दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी है, लेकिन हम इसमें मेजर फोकस रखेंगे किसके ऊपर? पहले मैट्रिसेस को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम डिटर्मिनेंट पे जाएंगे। जी आप बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? सर कल आपने एक एमसीक्यूज लिखवाया था, वो सोल्व करवा दो। किया नहीं सॉल्व आपने? सर नहीं हुआ। ये 1/4 है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो जरा और एक दो दफा ट्राई कर लें, ठीक है। जरा लेक्चर को प्रिपेयर करें, पहले चैप्टर 2 को पढ़ें अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी कोशिश करें कि वो कैसे अटेम्प्ट होता है, ठीक है। यस अपने तौर पे भी जरा थोड़ी सी कोशिश करें, मैं करवा दूंगा। अगर फिर भी ना हुआ आप 2 4 5 ट्राइयां करें जरा उसके ऊपर, ठीक है जी। अगर ना हुआ तो फिर मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। यस। चलें जी, मैट्रिसेस में सबसे पहले हम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म पे बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं सिखानी, ना ही मल्टीप्लिकेशन सिखानी है, ये बातें आपको आती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे यहाँ पे वो बातें करूंगा जो थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है जी। और वो टेक्निकल चीजें ही बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस है, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है, फलां ये करना है, ऐसे करना, वो सारी चीजें आपने सीखी हुई हैं। हम इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, यानी एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आती हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल फॉर्मेट क्या होता है मैट्रिक्स का, ठीक है जी। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम जनरल फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है जी। जनरल फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। एलिमेंट्स के साथ इनकी पोजीशन मेंशन की जाती है आई और जे लिखकर, ठीक है जी। और बाहर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन की जाती हैं। ये आई का मतलब होता है कि ये एलिमेंट ith रो का एलिमेंट है, ठीक है जी। जे का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट jth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। ये एम का मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स में टोटल रोज कितनी है, और एन मींस कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स को यूं लिख दूं, लेट्स से दिस इज 1 2 4 3 7 5, ठीक है जी। और साथ इसका ऑर्डर लिखूं तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ये जो 2 है इसकी पोजीशन अगर मैंने लिखनी हो तो बेसिकली इसको मैं यूं लिखूंगा A12, ठीक है। A12 इज 2, इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 2 है, ठीक है। समझ आ गई ये AIJ में क्या कहना चाह रहा था? अब आप बताएंगे कि ये जो 4 मैंने लिखा हुआ है इसकी पोजीशन क्या है? दिस इज A13, A13 ठीक है जी।
हाँ जी ठीक है जी। अब बताएं 7 की पोजीशन क्या है? A22 A22 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना आना चाहिए। आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है जी। अब यहाँ से हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि अगर m और n इक्वल हो जाए किसी मैट्रिक्स के अंदर तो हम उसे कहते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है जी। अदरवाइज वो क्या होती है? अगर m और n इक्वल ना हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, यानी जैसे ये 2/3 है, जैसे 2/3 है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी जी? rectangle हाँ जी, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। अब छोटी छोटी बातें हैं आपको पता होंगी। इसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स में m1 हो जाए, दैट इज उसका जो ऑर्डर है वो 1/n हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4। ठीक है जी। इसका ऑर्डर है 1/3, यानी जस्ट इसमें सिंगल रो है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं जी? रो मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है रो वेक्टर। इसको रो वेक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में n जो है वो 1 हो जाए, दैट इज उसका जो ऑर्डर है वो m/1 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। सच टाइप मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जी। बी मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7। ठीक है जी। इसका ऑर्डर क्या होगा जी? इट हैज 4 रोज एंड ओनली 1 कॉलम। क्यों जी, समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा जी। अगर मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स जनरेट करें ए आई जे और उसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की होगी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा जी? A11, फिर A12, A13, यहाँ क्या आएगा जी? A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। ये मैंने हर एलिमेंट को 3/3 ऑर्डर, यानी 3 रोज और 3 कॉलम बनाने थे, तो ये मैंने टोटल 9 एलिमेंट्स इसके अंदर मेंशन कर दिए। अब ये जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बिकॉज इसका ऑर्डर है 3/3, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इन एलिमेंट्स पे गौर करें, ये मैं इनको जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें i = j है, यानी जो रो का नंबर है वही कॉलम का नंबर है। तो ये सारे एलिमेंट किसी भी स्क्वायर की प्रिंसिपल या मेन डायगोनल कहलाते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या दूसरा इसका नाम है मेन डायगोनल। ठीक है, वो एलिमेंट जो मेन डायगोनल बनाते हैं, यानी जो जहां पे आई और जे की जो क्या है, वैल्यूज इक्वल होंगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल और मेन डायगोनल। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन है, यहाँ पे मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप J greater than तो I. आई जो है वो लेस देन जे है। ठीक है, जे ग्रेटर देन आई है या आई लेस देन जे है। ठीक है जी। अच्छा, ये वो पोजीशन के एलिमेंट हैं जहां आई जो है वो जे से ग्रेटर है। अब चूंकि डेफिनेशन के अंदर ये रेफरेंसेस यूज होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे पहले ही हाईलाइट करके बता दिया कि अगर डेफिनेशन के अंदर इनमें से कोई आई = जे, आई नॉट इक्वल टू जे, ग्रेटर देन जे, आई लेस देन जे यूज हो, तो आपको पता हो कि इसके मीनिंग यहाँ पे क्या लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। आगे चलें फिर, अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। Yes, sir. अब हम एक, हाँ जी, डेफिनेशन कर रहे हैं जी। सबसे पहले डेफिनेशन ये है जी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स ये होती है जी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन,
कि ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जहां आई और जे इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। एंड एट लीस्ट वन ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। जहां आई और जे इक्वल है उनमें कम से कम एक एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 4, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 0 0 3, अगर मेन डायगोनल में एक भी नॉन जीरो एंट्री आ जाए तो ये तब भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, सारी जीरो नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? लेकिन आए एंट्रीज कहाँ पे? मेन डायगोनल के अंदर आए। ठीक है जी। नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है जी। ए आई जे इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। यानी मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज अगर सेम हो जाएं 0 2 0 0 0 2, तो इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये अगर इसके ऊपर √2 है तब भी ठीक है। ठीक है, अगर इनके साथ माइनस लगा हुआ नो प्रॉब्लम, होने सेम चाहिए। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रैशनल है, इरेशनल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। क्लियर है ये पॉइंट भी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? आई होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलें जी फिर। सर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है ना स्केलर मैट्रिक्स? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। दिस इज डायगोनल बट तो स्केलर सर एज अगर वेल। हम ये दोनों ये आ जाए ऑप्शन में फिर आप बताएं फिर क्या करेंगे? डायगोनल स्केलर करेंगे। करेंगे सर, स्केलर, उनके एलिमेंट सेम है। उसको स्केलर लगाएंगे सर। अगर आप स्केलर कह दें तो अंडरस्टूड है कि वो डायगोनल है। ठीक है, अगर स्केलर कह दें तो अंडरस्टूड है ना कि डायगोनल। हर स्केलर डायगोनल होती है ओके लेकिन हर डायगोनल स्केलर नहीं होती, इसलिए आप हर डायगोनल डायगोनल स्केलर कहेंगे तो गलत होगा। ठीक है, इसको प्रायोरिटी वाइज आप टॉप प्रायोरिटी देते हैं हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी यही है जी कि ए आई जे इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इक्वल टू 1 हो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। जहां आई और जे इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, so this is an identity matrix of order 3 by 3। इसको हम यूं लिखते हैं I3। ठीक है जी। अगर I2 हो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 हो तो इसे हम यूं लिखते हैं जस्ट I2। अगर I4 लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, फिर ये 4 by 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी अगर I4 लिखा है। अब देखिए ना, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्केलर भी है और ये डायगोनल भी है। ऐसे ही जी, ये स्केलर भी है और ये डायगोनल भी है। जी सर। तो अगर ये जी स्केलर सर भी ऐसे ही है है और ये हाँ डायगोनल भी है, लेकिन इसे टॉप प्रायोरिटी क्या मिलेगी? हम इसको आइडेंटिटी कहेंगे। बाकी दो चीजें अंडरस्टूड है इसमें आ जाएंगी। क्योंकि 1 की वैल्यू हाँ जी। अच्छा, अभी तक यहाँ पे तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस की हैं, मैं एक बात बताना आपको भूल गया, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती हैं। ठीक है, मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगल हो तो फिर ये डेफिनेशन के लिए होल्ड नहीं करती। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है कि जिसमें सिर्फ वर्ड मैट्रिक्स यूज हुआ है। मैट्रिक्स का मतलब है कि ये डेफिनेशन हर तरह की मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो। लेकिन जिसके साथ स्क्वायर का वर्ड आ जाएगा वो डेफिनेशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होती है, वो हर तरह की मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं होती। इज दैट क्लियर जी? यस सर। चलें जी आगे चलते हैं। एक और डेफिनेशन करते हैं जी, वो है कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है।
अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी स्केयर होना जरूरी है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही बात आ गई यहाँ पे कि हम देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्केयर मैट्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मेन डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसे हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको टेक्निकली लिखना हो तो हम यूं लिखेंगे कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, ठीक है जी। आई ग्रेटर देन जे का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि ये जहाँ आई जे से ग्रेटर है ये सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाएं, अच्छा बाकी एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, यानी वो जीरो हो जाए तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। जैसे देखिए 0 1 2 1 4 3 नहीं, जीरो होना चाहिए, एंड 0 0 5, तो मेन डायगोनल से नीचे सारे जीरो हैं तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ऑल्दो के ऊपर भी एक जीरो आया हुआ है लेकिन उसका कोई मसला नहीं। इज इट क्लियर जी? सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हैं लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होगी जी कि ए आई जे इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल आई लेस देन जे, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी कि मेन डायगोनल से ऊपर सारी एंट्रीज जो है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके नीचे भी अगर कोई जीरो आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर सारी जीरो होनी चाहिए। जो एक्चुअल की पॉइंट है वो आपने ज़हन में रखना, ठीक है जी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं जी। इस पे सवाल आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते, ऐसे ही करवा रहा हूँ मैं आपको इतनी सारी बातें। ये आपसे कुछ क्वेश्चन के अंदर कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप देखेंगे उनके साथ एसोसिएट करता है, और आगे हमने इनको यूज करना है, कई कैलकुलेशंस के अंदर यूज होंगी रेफरेंस के तौर पे। आगे चलते हैं जी। नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स वो होती है जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, इसका स्केयर होना जरूरी नहीं, ठीक है। जैसे ये नल मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 है, ये नल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 by 2 है, ये नल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1 by 2 है, एंड सो ऑन। तो यूजुअली नल मैट्रिक्स को ओ यानी कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। आई होप सो कि ये चीजें आपको सर पता है, मैट्रिक्स मैं अब इनकी बहुत ज्यादा मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर वाला भी स्क्वायर है ना? जी वो स्केयर है, बिल्कुल स्केयर है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो स्केयर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, एक और डेफिनेशन करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n, इसका ट्रांसपोज होगा ये जी ए जे आई ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर n एम। बाई m, ठीक है। इसका n बाई m तो किया क्या, रोज को कॉलम बना दें, कॉलम्स को रोज बना दें, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स ए है 1 2 4 6 7 9, इसका आपने ट्रांसपोज अगर लेना हो तो रोज को कॉलम्स बना दें 1 2 4 6 7 9, तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली रोज बन जाएंगे। अब गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास 2 by 3 था, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 by 2 हो गया है, स्केयर ठीक का है तो सेम ही रहेगा ना, स्केयर मैट्रिक्स का। जी। स्केयर का सेम रहेगा, स्केयर का सेम रहेगा। और अगर रो मैट्रिक्स का लेंगे तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है जी। याद रहेगी बातें। यस सर। जी सर। चलें जी आगे चलते हैं। अगर हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं ए एंड बी, तो हम कहते हैं कि दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, कि आप इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करना नहीं सिखा रहा, आपको ऐड करना आता है। इफ कब ऐड कर सकते हैं जी? जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो किसके, ऑर्डर ऑफ बी के। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। मैट्रिक्स एडिशन जो होती है ये कमोटेटिव होती है, ठीक है जी। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह से
मैट्रिक्स एडिशन जो है ये एसोसिएटिव होती है, यानी 3 मैट्रिसेस को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें सेम आंसर आता है। मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की ऐड कर दें तो ये उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करती। इसका मतलब है कि नल मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी। किसी मैट्रिक्स में आप नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स ऐड कर दें या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में ओरिजिनल मैट्रिक्स ऐड कर दें तो इसका आंसर आपके पास सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है जी। अगली बात भी सुन लें कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लेना है तो आप उनका ट्रांसपोज लेकर भी ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल होता है। याद रहेंगी ये सारी बातें, ये सारे के सारे प्रिंसिपल एडिशन के लिए हैं। लेकिन कब? जब दोनों तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये कंडीशन, ये रूल, ये फार्मूला ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। सही है जी। जी सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी मैट्रिक्स को आप स्केलरली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर m/n। इसको हम किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करें तो ये k अंदर मौजूद हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये ऑर्डर को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। आई होप सो कि ये बात आपको पता है, लिखनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन चलें। ये है मेरे पास 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2/2। मैं आपसे कहूं कि 3a कंप्यूट करें तो आप हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास 3a आ जाएगा, ऑर्डर इसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद आते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की तरफ, या आप इनको क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस भी कहते हैं। सबसे पहले हम की पॉइंट डिस्कस करेंगे कि 2 मैट्रिसेस हैं जी हमारे पास, ए एंड बी, एंड दे आर कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल का मतलब है कि आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। आप उनकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं एज ए बी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तरतीब का ख्याल रखना है। इफ, कब? फर्स्ट रो के कॉलम, ठीक है जी, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू सेकंड रोज, सेकंड की रोज नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है। फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज। अगर आपने इसको एज बी ए मल्टीप्लाई करना हो तो फिर क्या होगा जी, बी के कॉलम, ये आवाज आ रही है मेरी, और यस जी सर। सर। ए की रोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। देखिए जरा इधर, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 3/2। एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है 2/4। अगर आपसे पूछा जाए कि जी ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आप देखेंगे ए के कॉलम और बी की रोज इक्वल हैं तो यस दे आर कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। राइट। अब आपसे पूछा जाए ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये आपके पास जो फर्स्ट नंबर है 3, ये इसके प्रोडक्ट की रोज होंगी, और जो लास्ट नंबर है ये इस प्रोडक्ट के कॉलम होंगे। तो ए बी का ऑर्डर होगा 3/4। ठीक है जी। इस पे मैं बहुत फोकस करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आते हैं। फिर देखिए, ए का ऑर्डर है अगर 3/2, बी का ऑर्डर है 2/4, और सी का ऑर्डर है 4/3, तो पहले तो आप बताएं कि क्या ए बी इंटू सी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं।
आप देखेंगे, देखें Yes, sir, है। ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है, यस। Yes, क्या sir. बी सी से मल्टीप्लाई हो सकता है, यस। Yes, sir. अब जो नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं उनको इग्नोर कर दें, तो इसका ऑर्डर फाइनली जो आपके पास आएगा वो आएगा 3/3। ठीक है जी, मल्टीप्लाई आपको करना आता है, वो मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ इसके वो ट्रिक सिखा रहा हूँ जो पेपर के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखें, सी का ऑर्डर है 3/4, डी का ऑर्डर है 4/2, तो सी डी का ऑर्डर क्या होगा? अब डायरेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा हूँ। 3/2। 3/2। 3/2. 3/2। ठीक है जी, चलें अब बताइए डीसी का ऑर्डर क्या होगा? 4/4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नहीं हो सकता, नहीं 4 3 आ जाएगा। दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, ऐसा नहीं करना कि सीडी का ऑर्डर देख के डीसी का ऑर्डर बता दे, ये गलत होगा हमेशा। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट ना करता हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर 2/3 हो जाए। इसका ऑर्डर देख के आप उसका ऑर्डर बता दें। तरीका इसका ये है कि पहले डी का ऑर्डर लिखें यहाँ पे, ठीक है, इस तरह 4/2, फिर सी का ऑर्डर लिखें 3/4, और फिर चेक करें कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है जी, उसकी वजह ये है जी कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, ए इंटू बी सी कर दें या ए बी इंटू सी कर दें, आंसर सेम आएगा। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें सच दैट कि वो कंफॉर्मेबल हो, तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, आंसर आपका ए ही आएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? दो मैट्रिसेस का कम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, यानी ए बी नो इंटू सर, सी करें। ये सर ये पीछे क्वेश्चन करवाया सीडी से ऊपर वाला। हाँ जी, क्या बताऊं उसमें ऑर्डर कैसे निकाला है उसका?